मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। जम्मू में आज उपराज्यपाल के अभिभाषण के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र सुबह 10 बजे से शुरू होगा। मार्च तक चलने वाले इस सत्र में पहले दिन उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं के बारे में बताएंगे। वहीं सदन में आरक्षण, श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता, दिहाड़ी मजदूरों को पक्का करने और पूर्ण राज्य के दर्जे पर सरकार की स्थिति समेत अन्य मामलों पर बहस होगी। विपक्षी दल बीजेपी को रोकने के लिए एनसी इस मुद्दे को सबसे बड़े हथियार के तौर पर तैयार कर रही है और इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर चर्चा की मांग की है। इससे एनसी और भाजपा विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हो सकती है। पीडीपी विधायक दिहाड़ी मजदूरों को पक्का करने समेत दूसरे मुद्दों पर सरकार को घेरेगी। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सत्र की शुरुआत करेंगे। उनके अभिभाषण में जम्मू कश्मीर में किस तरीके से विकास हुआ है, क्या कुछ उपलब्धता है प्रेजेंट सरकार की, ये सब बताएंगे। लेकिन कई ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है चर्चा के दौरान। और वहीं जम्मू कश्मीर मंत्रिमंडल की आज अहम बैठक होने वाली है। सीएम की अध्यक्षता में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी। दोपहर 3 बजे सीएम आवास पर यह मीटिंग होगी और मीटिंग में बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी, विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं सीएम आवास में दोपहर 3 बजे यह मीटिंग होने वाली है। इसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने और सत्ता पक्ष के पूरे किए गए वादों को सामने रखने की रणनीति तैयार होगी। बैठक की अध्यक्षता सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे। बैठक में गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और सीपीआईएम के सदस्य भी शामिल होंगे। बैठक में साल 2026-27 के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद ही बजट को 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी समीर भट्ट फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, अब की बार बजट पर विस्तार से चर्चा इस मीटिंग में होने वाली है। इस मीटिंग के बारे में तो बताइए ही, लेकिन साथ साथ ये बताइए कि जम्मू कश्मीर अब की बार बजट से क्या उम्मीद कर रहा है। देखिए, बजट से बहुत सारी उम्मीदें हर किसी को होती है। जब भी कोई बजट होता है वो बजट जो है लोगों को उसका इंतजार रहता है। और इस बार का जो बजट है जम्मू कश्मीर सरकार का वो 6 फरवरी को आएगा। और बजट से पहले लोगों से जब हमने बात की तो हर कोई वर्ग जो है, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, महिलाएं हैं, फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, टूरिज्म और अलाइड सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, या जितने भी आम जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, उनको बहुत सारी उम्मीदें इस बजट से हैं। खासकर जो डेली वेजर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को चलाते हैं, स्किल इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको अपनी अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अंबार तो बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशनों का अंबार बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज तो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है। देखिए, 10 बजे गवर्नर एड्रेस होगा, उसके बाद औपचारिक रेफरेंसेस होंगी। 2 जो फॉर्मर लेजिस्लेटर थे उनकी याद में रेफरेंसेस मूव की जाएगी। और उसके बाद आज लगता है कि बिजनेस कुछ और होगा नहीं। और उसके बाद 3 बजे से लेकर 6:30-7 बजे तक बहुत हेक्टिक रहने वाला है सीएम रेजिडेंस पे। जिस तरह मैंने पहले भी कहा, सीएम रेजिडेंस में 3 बजे कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। उमर अब्दुल्ला उसकी चेयर करेंगे और जो बजट 2026-27 जो कि 6 फरवरी को प्रेजेंट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि खुद उमर अब्दुल्ला ही है, वो उस पर हरी झंडी दी जाएगी, उसको अप्रूव कर दिया जाएगा उस बजट प्रपोजल को। उसके बाद 4 बजे नेशनल कॉन्फ्रेंस लेजिस्लेटर पार्टी के जितने भी लेजिस्लेटर हैं वो एक मीटिंग करेंगे सीएम रेजिडेंस पे ही, जिसमें पार्टी की तरफ से क्या क्या हिकमत अमली, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी पूरे सेशन के दौरान, उस पर बात होगी। और उसके बाद 5 बजे से लेकर तकरीबन 6:30-7 बजे तक ज्वाइंट मीटिंग होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और जो अलाई पार्टीज हैं, जो इंडिपेंडेंट्स हैं, जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी मीटिंग, ज्वाइंट मीटिंग होगी। क्योंकि फ्लोर स्ट्रेटेजी को फाइनल करना है। उमर अब्दुल्ला सरकार में जो उमर अब्दुल्ला को कई एमएलए भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का भी आउटसाइड सपोर्ट है, तो उनकी राय ली जाएगी। और जो अपोजिशन है, क्योंकि अपोजिशन बहुत एग्रेसिव पोस्चर दिखा रहा है, खासकर बीजेपी और पीडीपी हो, डेलीवेजर्स के इशू पे, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट बढ़ा है उस पे इशू पे, फ्लड विक्टिम्स को जो अभी तक ये राहत पूरी तरह से नहीं मिली है, उस पर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का भी मसला जम्मू में बड़ा है, उस पर भी हंगामा होगा। रिजर्वेशन का इशू है, वो उस पर अभी फाइल जो है अप्रूव नहीं हुई है, रिजर्वेशन का इशू भी लटका हुआ है, उस पर जबरदस्त हंगामा हो सकता है पीडीपी और बाकी पार्टियों की तरफ से। और इसके साथ साथ जो बाहर के जेलों में जो बंद है, और देखिए यहाँ पे भी जो लेजिस्लेटर है महराज मलिक, उनकी रिहाई की मांग के लिए लेटर लिखी है
शेख रशीद ने, जो कि इंजीनियर रशीद के भाई हैं, शेख, उन्होंने भी एक लेटर, जो लंगेट से एमएलए हैं, उन्होंने लेटर लिखी है शेख खुर्शीद ने, तो उन्होंने भी मांग की है सीएम से कि उस पे वो संज्ञान ले और जो महराज मलिक की रिहाई है जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो बाकी बाहर के जेलों में जो बंद है जेलों में, उनकी वापसी के लिए भी पीडीपी और बाकी पार्टियां बहुत लगातार, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां लगातार जोर शोर से उठा रही है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ और उस पर भी हंगामा होगा। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट को बहुत सारा अपोजिशन देखना पड़ेगा इस बार, क्योंकि देखिए पिछली बार जो सिर्फ 3 महीने हो गए थे सरकार को बने हुए, तो अपोजिशन भी कुछ खास नहीं कह पाई या कर पाई, लेकिन इस बार 15 महीने से अब सरकार है। आपको याद होगा 16 अक्टूबर 2024 को सरकार बनी थी, तो आप मान के चलिए कि अब 3 महीने 15 से ज्यादा महीने हो गए हैं। तो सरकार को घेरने के लिए जो अपोजिशन है वो बहुत लामबंद है, बहुत ही एग्रेसिव पोस्टर दिखा रही है। और तो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट, डेली वेजर्स का इशू है, 12 सिलेंडर गैस सिलेंडर इशू पे, बिजली और पानी में रियायत देने के इशू पे, और बाकी जो पोल मैनिफेस्टो, पोल प्रॉमिसेस उमर अब्दुल्ला सरकार ने या पार्टी ने किए थे, उस पर अपोजिशन कह रही है कि एक भी मोर्चे पे वो विफल, एक भी पॉइंट पर उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, हर एक मोर्चे पे वो विफल रही है। तो उसको भी एक एग्रेसिव पोस्चर के तहत वो ले रहे हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जानती है कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर के अपोजिशन से या साथ साथ कांग्रेस से भी थोड़ा बहुत तेजी दिखनी पड़ेगी। उनका भी एग्रेसिव पोस्चर है, वो कहते हैं कि स्टेटहुड इशू पे उमर अब्दुल्ला कुछ खास ज्यादा नहीं कर रहे हैं। वो भी मानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, वो भी मानते हैं कि कई दिक्कतों का लोगों को सामना है, गवर्नेंस का जो इशू है वो बड़ा इशू है, उसमें उमर अब्दुल्ला को और संजीदगी से काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पहले दिन अब देखना पड़ेगा कि गवर्नर एड्रेस के दौरान क्या कोई हंगामा होगा, क्योंकि ऐसे तेवर है कि पीडीपी और जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज है, जेलों में जो बंद लोग हैं उनकी रिहाई के लिए हो सकता है वो कुछ ना कुछ वहां पे हंगामा करे। लेकिन और ये हंगामा तय भी माना जा रहा है समीर। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहला साल, चलिए 3 महीने हुए थे, छोड़ दिया जाए, लेकिन अब 1 साल और पूरा हो चुका है और ऐसे में अब जनता कुछ उम्मीद कर रही है, हंगामा हो हल्ला से इतर कुछ चाह रही है कि सार्थक चर्चा हो जिससे कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। बहुत बहुत शुक्रिया जब समीर इस तमाम बातचीत के लिए। आगे भी आपसे दिन भर अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल एलजी के अभिभाषण के साथ आज के सत्र की शुरुआत होगी, बजट सत्र की जम्मू कश्मीर की शुरुआत होने वाली है। यूनियन बजट 2026 में केंद्र सरकार ने जहां जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, तो वहीं लेह के लिए भी काफी कुछ रहा। लेह पैलेस को देश के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में शामिल करने का ऐलान किया गया है। क्या है इस फैसले का मतलब और कैसे बदल जाएगी लेह की तस्वीर, इस खास रिपोर्ट में देखें। केंद्र सरकार ने यूनियन बजट 2026 में लद्दाख के ऐतिहासिक लेह पैलेस को एक प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान दी। 17वीं सदी का ये ऐतिहासिक महल लेह शहर के ऊपर सिंधु घाटी को निहारता हुआ स्थित है और लद्दाख की शाही और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। लेह पैलेस का निर्माण 16वीं शताब्दी में नामग्याल राजवंश के द्वारा शुरू हुआ था और 17वीं शताब्दी में राजा सेंगे नामग्याल के शासनकाल में पूरा हुआ। ये 9 मंजिला महल तिब्बत के पोटाला पैलेस का लघु रूप माना जाता है। कभी ये लद्दाख के शाही परिवार का निवास हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी में डोगरा आक्रमण के बाद शाही परिवार को यहाँ से स्टोक पैलेस स्थानांतरित होना पड़ा। समय के साथ महल को नुकसान पहुंचा, लेकिन आज ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित एक महत्वपूर्ण विरासत स्थल है। मध्यकालीन तिब्बती शैली में बना लेह पैलेस मिट्टी की ईंटों, लकड़ी और पत्थरों से निर्मित है। महल में प्राचीन थांग का पेंटिंग्स, बौद्ध मंदिर, शाही आभूषण और पुराने ग्रंथ मौजूद हैं। इसकी छत से लेह शहर, सिंधु घाटी और आसपास की पर्वत श्रृंखलाओं का मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। सरकार का मानना है कि सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होने से न सिर्फ महल का बेहतर संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय रोजगार और पर्यटन को भी नई दिशा मिलेगी। इस बजट को लद्दाख के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बताते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यूनियन बजट विकसित भारत संकल्प की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि आने वाले वक्त में खेलो इंडिया मिशन के तहत लद्दाख में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोशिश की जा रही है, ताकि लद्दाख में पर्यटन सिर्फ 6 महीनों तक सीमित न रहे, बल्कि साल भर देश विदेश से पर्यटक यहाँ आ सके, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा।
लद्दाख में भी जिस प्रकार से हमारी इकोनॉमी उसी पर चलती है, तो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा और जो भी उसमें बातें होंगी हम उसी आधार पर टूरिज्म वहाँ से ज़्यादा बढ़े, इस प्रकार की हमारी कोशिश है। और दूसरा, ये 6 महीने का टूरिस्ट सिस्टम न रह करके पूरा 12 महीने का बने, उसके लिए खेलो इंडिया के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। आने वाले समय में जो जोजिला टनल है वो भी वहाँ पर खुल जाएगी, तो उससे भी लोगों का आना जाना काफ़ी रहेगा। जो खेलो इंडिया हुआ है 20 से लेकर के 26 जनवरी तक, वहाँ पर हमने 53 करोड़ का वहाँ पर जो आइस स्केटिंग रिंक बनाया है, उसमें और भी गेम्स खेली जा सकती हैं। मल्टीपर्पस वहाँ पर इस प्रकार के स्टेडियम भी बनाए जा रहे हैं। आने वाले समय में लद्दाख कारगिल में भी इस प्रकार का प्रावधान किया जाएगा। लेह पैलेस को सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र का दर्जा मिलना लद्दाख की विरासत के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। इससे इतिहास का संरक्षण भी होगा और पर्यटन के जरिए विकास को नई रफ्तार मिलेगी। सरकार की कोशिश है कि लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित किया जाए और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ मिले। अब देखना होगा कि बजट की ये घोषणा जमीन पर कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी तरीके से साकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जम्मू कश्मीर में भूकंप के 23 झटके आए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। कश्मीर के बारामूला में भूकंप का केंद्र था। बारामूला में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। T20 कप में ये बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप का केंद्र आया। जबरदस्त झटके लगे। कश्मीर के बारामूला में भूकंप का केंद्र था। बारामूला में 4.6 तीव्रता का भूकंप आया है। लोगों में थोड़ा सा पैनिक जरूर था। थोड़ी देर के लिए झटके महसूस किए गए थे। जम्मू कश्मीर में तड़के सुबह 23 झटके भूकंप के महसूस किए गए। कश्मीर के बारामूला में भूकंप का केंद्र था। देखिए ये सेस्मिक जोन 5 में आता है। इसका मतलब ये है कि ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। और ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जहां पर देखिए किस तरीके से कंपन महसूस हो रहा है। और बारामूला की ये तस्वीर है। 4.6 तीव्रता का भूकंप आया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, के साया से तू स्वाद को लाए रहती, सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष। है पल पल की शक्ति, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। लोकसभा में आम बजट 2026 पेश, निर्मला सीतारमण। और बड़ी खबर सामने आ रही है। T20 कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया पाकिस्तान ने। 15 फरवरी को कोलंबो में प्रस्तावित है ये मुकाबला। तो बड़ी खबर आ रही है, T20 कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ मैच खेलने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। 15 फरवरी को कोलंबो में प्रस्तावित है ये मुकाबला। और ऐसे में आपको बताएं कि इस तरह का दांव अगर हिंदुस्तान को जवाब देने की कोशिश है तो उन्हें पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान की ओर से पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला करके, बाइकॉट करके पाकिस्तान की किरकिरी पहले ही हो गई। और अब इस फैसले से डैमेज कंट्रोल पाकिस्तान नहीं कर पाएगा, उल्टे पाकिस्तान का नुकसान ही होगा। बड़ी खबर आ रही है, T20 कप में भारत के खिलाफ नहीं खेलेगा पाकिस्तान। भारत के खिलाफ मैच खेलने से इनकार किया है पाकिस्तान ने। 15 फरवरी को कोलंबो में यह मुकाबला प्रस्तावित है। तो T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में महज 5 दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान ने खेल के मैदान में भारत के आगे सरेंडर कर दिया। भारतीय खिलाड़ियों की जबरदस्त फॉर्म ने घबराए पाकिस्तान ने भारत के साथ मैच बायकॉट का ड्रामा शुरू कर दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अपनी क्रिकेट टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में उनकी टीम किसी मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में भारत के साथ पाकिस्तान का मैच हो रहा है। 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाना है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान सरकार ने मैदान छोड़ने का फैसला ले लिया है।
और पाकिस्तान सरकार के इस ऐलान के बाद पाक टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने यह कहा कि ये उनकी टीम का फैसला नहीं है बल्कि पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है और अब उनकी टीम बोर्ड के फैसले पर कायम रहेगी। जी बिल्कुल जा रहे हैं और वो हमारा डिसीजन नहीं है सर, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। वो जो हमारी गवर्नमेंट, हमारा चेयरमैन हमें बोलेंगे हमने वही करना है, तो वो जैसे कहेंगे हम करेंगे। और वहीं पीसीबी के इस फैसले पर आईसीसी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आईसीसी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक सूचना मिलने का इंतजार है। आईसीसी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय नीति के मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला ग्लोबल खेल या दुनिया भर के फैंस के हित में नहीं है। आईसीसी ने कहा कि चुनिंदा तौर पर हिस्सा लेना खेल के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और इसलिए पीसीबी को अपने फैसले की वजह से लंबे समय के प्रभावों पर विचार करना चाहिए। हालांकि आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी इस समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश करेगा। तो पीसीबी के इस फैसले पर आईसीसी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। आईसीसी ने एक बयान जारी करके कहा है कि उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक सूचना मिलने का इंतजार है। आईसीसी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय नीति के मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है, लेकिन यह फैसला ग्लोबल खेल या दुनिया भर के फैंस के हित में नहीं है। आईसीसी ने कहा कि चुनिंदा तौर पर हिस्सा लेना खेल के मूल सिद्धांत के खिलाफ है और इसलिए पीसीबी को अपने फैसले की वजह से लंबे समय के प्रभावों पर विचार करना चाहिए। हालांकि आईसीसी को उम्मीद है कि पीसीबी का इस समस्या का समाधान तलाशने की कोशिश की ओर ध्यान होगा। और वहीं बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले पर मजे लेते हुए तंज कसा। उन्होंने कहा कि पीसीबी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अब वो हमेशा हारना नहीं चाहते, वो हमसे हारना नहीं चाहते। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भी भारत पाकिस्तान को फिर धूल चटाएगा, तो उन्होंने पहले ही हार मान ली है। तो हार से बचकर भागने के लिए पाकिस्तान खेलना नहीं चाहता, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत होगी। अब वो हारना नहीं चाहता, खेल के मैदान में आना ही नहीं चाहता। अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं और एचपीसीए के भी अध्यक्ष रहे हैं और ऐसे में अब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैसले पर मजे लेते हुए तंज कसा है और कहा है कि पीसीबी ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अब वो हमसे हारना नहीं चाहता है। और एक बारी सुनने में जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से फैसला लिया गया लगता भी यही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने ये फैसला लेना होता तो संभवतः ये फैसला हिंदुस्तान के पहले लेता, क्योंकि इस तरह के इनिशिएटिव, इस तरह के कदम हिंदुस्तान की ओर से पहले उठाए गए थे। और ये आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद से हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स खफा थे और उनका ये कहना था कि खेल खून बहने की कीमत पर नहीं हो सकता। देखा था एक तरीके से किस तरीके से सीनियर क्रिकेटर्स की ओर से बायकॉट किया गया और उसके बाद अब जाकर जब ये फैसला आता है तो प्रथम दृष्टया देखने में तो यही लगता है कि हार का डर है, तभी यह फैसला है। और वहीं हिमाचल प्रदेश के धांधरवारी में भारी बर्फबारी से रास्ते बंद होने के बाद भारतीय वायुसेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के जरिए 85 साल की महिला को एयरलिफ्ट किया गया। बुजुर्ग महिला को चंडीगढ़ पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हिमाचल में इंडियन एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और ये धांधरवारी का इलाका है। हेवी स्नोफॉल हो रही है, भारी बर्फबारी, रास्ते बंद हैं और ऐसे में भारतीय वायुसेना ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। करीब 9000 फीट की ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के जरिए 85 साल की महिला को एयरलिफ्ट किया गया। बुजुर्ग महिला को चंडीगढ़ पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बनी हुई है। वही तस्वीरें आपको दिखा रहे थे हम और इंडियन एयरफोर्स का जज्बा भी। लेकिन अब अमेरिका का जिक्र करेंगे, जहां पर एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। अमेरिका के जॉर्जिया में होटल के बाहर हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, एक आदमी घायल हुआ है। देखिए, गन कल्चर बहुत कॉमन है अमेरिका में
और इसी के मद्देनजर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच में आए दिन बहसबाजी भी होती रहती है। लेकिन दशकों बीत गए, अमेरिका में गन कल्चर पर कोई रोक नहीं लगी, कोई रेगुलेशंस नहीं आए, जिसका खामियाजा आए दिन देखना पड़ता है। आए दिन कहीं भी गोली चला दी जाती है। लोगों को गन एक्सेस इतना आसान है कि एक इंसान कई गन आसानी से ले सकता है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया बहुत आसान है। अमेरिका में एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। अमेरिका की जॉर्जिया में होटल के बाहर हुई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है, एक आदमी घायल भी हुआ है। तो जॉर्जिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका के जॉर्जिया में, जहां पर ये देखिए किस तरीके से ग्विनेट कंट्री वाहन भी मौजूद है। और ऐसे में ये पूरा इलाका जो सील किया गया है, आप देख सकते हैं इस इलाके में गोलीबारी हुई थी। जॉर्जिया का इलाका है, ये होटल के बाहर गोलीबारी हुई। फायरिंग में एक पुलिसकर्मी की मौत भी हो गई है, एक आदमी घायल बताया जा रहा है। और तस्वीरें ये उसी होटल की है जहां पर ये गोलीबारी हुई। गन कल्चर का खामियाजा आए दिन किसी न किसी को भुगतना पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका में कोई भी सरकार रही हो, बावजूद इसके कि अपनी पॉलिसीज पर ध्यान दे, दूसरी कंट्रीज में इंटरेस्ट ज्यादा लेती दिखाई देती है। लेकिन फिलहाल ग्विनेट कंट्री जॉर्जिया, ये तस्वीरें जहां पर गोलीबारी में एक शख्स ने अपनी जान गंवा दी। और फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर गोलीबारी हुई और इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है। मुंबई पुलिस ने इन आरोपियों को देर रात क्रिमिनल कोर्ट में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शनिवार की रात हमलावरों ने मुंबई के जुहू इलाके में 9 मंजिला इमारत की पहली मंजिल पर गोलीबारी की और कम से कम 5 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें से एक गोली इमारत के अंदर मौजूद एक जिम के शीशे के सामने वाले हिस्से पर लगी। घटना के बाद रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।